हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हमारा टॉपिक चल रहा था आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। तो उसमें अब हम आज पढ़ेंगे वृत्त के बारे में। किसके बारे में? वृत्त के बारे में। देखो, वृत्त और उसके भाग पढ़ेंगे पहले हम कि वृत्त क्या होता है, कैसे बनता है और किसे वृत्त कहते हैं। किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। वृत्त एक सरल बंद वक्र है जो एक बहुभुज नहीं है। अब देखो इन्होंने क्या कहा, जैसे यहाँ ये एक पॉइंट दिया मैंने, यहाँ से एक निश्चित दूरी मैंने ली, ये सपोज करो ये मैंने ली 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं यहाँ से एक निश्चित दूरी पर वक्र बनाना शुरू करूँगी वृत्त। तो इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक सब जगह समान रहनी चाहिए। तो इसे हम कहते हैं कि निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। तो वृत्त का केंद्र क्या होता है? अभी मैंने बताया वृत्त का केंद्र क्या होता है। ये जो इसका सेंटर पॉइंट होता है इसे ही वृत्त का केंद्र कहते हैं। वृत्त की त्रिज्या क्या है? देखिए, जैसे ये एक वृत्त है, यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट है, ये हमने लिया O। तो इस सेंटर पॉइंट से लेके वृत्त की ये जो बाहर की भुजाएं हैं यहाँ तक का जो भी रेखा खींची जाएगी उसे हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो केंद्र और वृत्त की परिधि के किसी भी बिंदु के बीच की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। अब वृत्त की त्रिज्या कैसे? देखो, वृत्त की एक ही नहीं, वृत्त की बहुत सारी त्रिज्या हो सकती हैं। देखो, जैसे ये वृत्त है तो इसमें इसका सेंटर पॉइंट क्या है? C। तो इसकी त्रिज्या क्या क्या होंगी? CA भी इसकी त्रिज्या हो सकती है, CP भी इसकी त्रिज्या हो सकती है, CB और CM भी। और अगर यहाँ मैं इस पॉइंट को नाम दे दूँ E, तो इसका मतलब CE भी इसकी एक त्रिज्या हो सकती है। वृत्त का क्षेत्र क्या होता है? वृत्त एक साधारण बंद वक्र होता है जो समतल को 2 क्षेत्रों में विभाजित करता है, एक आंतरिक और एक बाह्य भाग। आंतरिक मतलब अभ्यंतर। वृत्त की परिधि के अंदर का ये जो भी भाग है इसे हम आंतरिक भाग कहते हैं, और जो भी वृत्त की परिधि के बाहर का भाग होता है उसे हम बाहरी भाग कहते हैं। अब देखो, वृत्त के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं। वृत्त बहुत सारी चीजों में होता है। हम अपने पर्यावरण में अनेक वस्तुएं पाएंगे जो गोल होती हैं, जैसे पहिया देखो गोल होता है, चूड़ी, सिक्का इत्यादि। और क्या क्या हो सकता है गोल? जैसे हाथ में पहनने वाला कड़ा। और हम गोल आकृतियां अनेक प्रकार से प्रयोग करते हैं। एक भारी इस्पात की ट्यूब को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना अधिक सरल होता है। अब देखो क्या क्या है, जैसे ये व्हील है, क्लॉक ये भी गोल होती है, स्लाइस ऑफ ऑरेंज, पिज्जा, डिस्क। और ये सारी चीज़ें जो भी दे रखी हैं, डैशबोर्ड, बैंगल, ये सब जो भी चीज़ें हैं, कुकीज़, ये सब क्या हैं? ये सब गोल हैं, ठीक है ना। तो अब हम आगे चलते हैं। वृत्त का व्यास क्या होता है? ये देखो, किसी वृत्त में किसी ऐसी रेखांश होती है जो वृत्त के केंद्र से निकले और उसके अंत्य बिंदु वृत्त पर स्थित हो। इसकी लंबाई वृत्त की अधिकतम चौड़ाई भी होती है और यह त्रिज्या से 2 गुनी लंबी होती है। इससे वृत्त की सबसे लंबी संभव जीवा भी कहा जा सकता है। अब देखो कैसे, यहाँ पे मैं एक वृत्त बनाऊंगी आपके सामने। अब ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया। अब देखो, इस सेंटर पॉइंट से जो वृत्त की परिधि तक की जो माप है इसे हम कहते हैं वृत्त की त्रिज्या। पर अगर इसी को मैं पूरा सेंटर पॉइंट से लेके पूरा यहाँ तक कर दूं तो इसे हम कह देंगे वृत्त का व्यास, जिसे हम डायमीटर भी कहते हैं। अब देखो, जैसे ये एक वृत्त है, एक एग्जांपल और बता देती हूँ। ये एक वृत्त है, इस वृत्त में हमने त्रिज्या ली, यह 3 सेंटीमीटर। अब इस वृत्त का अगर हमें व्यास बनाना है तो वृत्त के व्यास के लिए हम क्या करेंगे? इसे पूरा मिला देंगे परिधि तक, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा? ये भी 3 है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो ये पूरा हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो इससे हमें क्या पता चला कि त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। त्रिज्या को हम डिनोट करते हैं R से और व्यास को हम डिनोट करते हैं D से। तो इसलिए हम कह सकते हैं रेडियस इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, ठीक है। और हम क्या कह सकते हैं? व्यास इक्वल टू 2 गुणा त्रिज्या, ठीक है। अब कह रहे हैं वृत्त की जीवा क्या होती है? वृत्त पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड वृत्त की एक जीवा कहलाते हैं।
अब देखो ये रहा, ये एक वृत्त है। अब मैंने यहाँ और यहाँ एक बिंदु ले लिया। अब मैं इन दोनों बिंदुओं को मिला रही हूँ तो ये क्या बन जाएगी, वृत्त की जीवा। ऐसे ही मैंने यहाँ और यहाँ एक बिंदु ले लिया तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पे भी क्या बन जाएगी, वृत्त की जीवा। तो ये सब क्या होती है, वृत्त की जीवा। वृत्त का चाप, वृत्त का चाप क्या होता है, वृत्त की एक परिधि के किसी एक छोटे भाग को चाप कहते हैं। और दूसरे शब्दों में चाप वृत्त पर कोई दो बिंदु लेने पर वह दो भागों में बढ़ जाता है, जिसमें से प्रत्येक भाग को वृत्त का चाप कहते हैं। अब देखो ये एक वृत्त है हमारे पास, सर्कल, तो हमने यहाँ पे एक जीवा ली, ये जो जीवा ली। अब ये जो है ये, इसे तो हम कहेंगे वृत्तखंड। ऐसे ही ये है एक, ये दो त्रिज्याओं से मिलकर बना है तो इसके अंदर का भाग जो है वो त्रिज्या खंड है। और अब त्रिज्या खंड वृत्तखंड तो आ गया, पर चाप किसे कहेंगे, तो चाप हम कहेंगे, देखो ये है एक पॉइंट, ये एक पॉइंट है, तो ये जो पॉइंट है ना, तो दो बिंदुओं को लेने पर वह दो भागों में बढ़ जाता है, तो जिसमें से प्रत्येक भाग को वृत्त का चाप कहते हैं। अब त्रिज्याखंड क्या कह रहे हैं, त्रिज्याखंड मैंने आपको बताया दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरकर बनता है, एक त्रिज्याखंड कहलाता है। देखो ये एक त्रिज्या वृत्त की एरी, एक त्रिज्या वृत्त की एरी, तो इन दोनों से मिलकर बन रहा है ये। ऐसी वृत्तखंड क्या है, जीवा और संगत चाप से घिरा हुआ क्षेत्र का भाग एक वृत्तखंड कहलाता है। चाप मैंने आपको बताया था, चाप ये है, ये इसकी चाप है, ठीक है। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है, जिसे हम सरकमफ्रेंस भी कहते हैं। मोटे तौर पर वृत्त और दीर्घ वृत्त के बाहरी घेरे कोए और घेरे की लंबाई को परिधि कहते हैं। देखो परिधि क्या है, कुछ भी नहीं है, ये एक वृत्त हमने लिया यहाँ, तो इसका ये जो सारा बाहरी किनारा है, ये जो सारा किनारा है, इसे हम कहते हैं वृत्त की परिधि। बस यही है परिधि। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त क्या होता है, वृत्त का एक व्यास उसे दो बराबर भागों में विभाजित करता है, प्रत्येक भाग का एक अर्धवृत्त कहलाता है। ये एक वृत्त है, ये रहा एक वृत्त। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया, तो इसका जो ये वाला भाग है, ये शेडेड पोर्शन जिसे मैं शेड कर रही हूँ, इसे हम कह सकते हैं अर्धवृत्त। ये इसका अर्धवृत्त हो गया, और ऐसे ही ये बचा हुआ भाग भी इसका अर्धवृत्त हुआ। अब महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम पढ़ेंगे। एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर चक्कर लगाने से बना बिंदुओं का पथ वृत्त कहलाता है, जिसे हम सर्कल भी कहते हैं। निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। जो यहाँ पे इस वृत्त में ये जो इसका सेंटर पॉइंट था, इसे हम वृत्त का केंद्र भी कहते हैं। निश्चित दूरी या समान दूरी त्रिज्या कहलाती है। अब ये वृत्त के केंद्र से लेके वृत्त की परिधि तक की जो दूरी होती है, इसे हम त्रिज्या कहते हैं, और इसे हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। वृत्त के चारों ओर चली गई दूरी उसकी परिधि कहलाती है। इसका बाहरी किनारा जो है, इसके चारों ओर चली गई दूरी इसकी परिधि कहलाती है, जिसे हम सरकमफ्रेंस भी कहते हैं, ठीक है। अब क्या है, वृत्त पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की एक जीवा कहलाता है। अभी बताया था ये मैंने आपको यहाँ कि ये दो बिंदु हैं, ये दूसरा बिंदु है, तो इन दोनों को मिलाने पर जो रेखाखंड बना वो वृत्त की क्या कहलाता है, एक जीवा। केंद्र से होकर जाने वाली जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। जो भी रेखा केंद्र से होकर जाएगी वो वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त के व्यास को ही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा भी इसलिए हम कह सकते हैं। वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्या और संगत चाप से घिरकर बनता है, एक त्रिज्याखंड कहलाता है। ये भी आपको बताया था। ये एक वृत्त है, इसमें एक त्रिज्या ये रही और एक त्रिज्या ये रही, तो ये वाला जो पोर्शन है इसे हम कहेंगे त्रिज्याखंड। ये हो गया त्रिज्याखंड। और वृत्त की एक जीवा और संगत चाप से घिरा हुआ वृत्तीय क्षेत्र का भाग एक वृत्तखंड कहलाता है। और ऐसे ही वृत्त के व्यास के दोनों अंत्य बिंदु उसे दो बराबर भागों में विभाजित करते हैं। प्रत्येक भाग का एक अर्धवृत्त होता है। ये मैंने आपको बताया था अभी कि जैसे ये है, ये क्या है, ये है अर्धवृत्त। अगर इसे मैं कंप्लीट कर दूंगी तो इस पूरा वृत्त बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। संलग्न आकृति देखकर लिखिए वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र बताना है। तो क्या है वृत्त का केंद्र, ओ हमारा वृत्त का केंद्र है, तो हम इसका आंसर दे सकते हैं ओ। फिर क्या है, तीन त्रिज्याएं,
3 त्रिज्या यानी कि 3 रेडियस कौन कौन सी हुई? एक तो हुई OC, एक हुई OA और एक कौन सी हुई? OB। तो 3 त्रिज्याएं ही हो गई। एक होता है एक व्यास बताना है। तो क्या बताया था व्यास क्या होता है? जो वृत्त के केंद्र से होकर जीवा जाती है उसे हम वृत्त का व्यास कहते हैं। तो कौन सी जीवा है जो वृत्त के केंद्र से जा रही है? ED ये तो नहीं है क्योंकि ये वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जा रही, पर AC जो है ये वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है, तो इसलिए वृत्त का व्यास क्या होगा? वो होगा AC। एक जीवा, जीवा वही है जो वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जाती, तो वो कौन सी हुई? ED। ED एक जीवा हुई। अभ्यंतर में 2 बिंदु, अभ्यंतर मतलब वृत्त के अंदर का भाग, इसके अंदर के जो 2 बिंदु हैं वो कौन कौन से होंगे? देखो कौन कौन से, एक तो O हो सकता है और एक P है, ये इसके अभ्यंतर के 2 बिंदु हैं। बहिर्भाग में एक बिंदु, बहिर्भाग का जो बिंदु है वो Q है क्योंकि ये वृत्त के बाहर की तरफ है। एक त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड क्या होगा? त्रिज्याखंड होता है जो 2 त्रिज्याओं के बीच का भाग होता है, तो OAB ये जो पूरा है ये एक त्रिज्याखंड। फिर क्या है? एक वृत्तखंड, वृत्तखंड वो होता है जो जीवा के अंदर का भाग होता है, तो उसे हम कह सकते हैं ये ED। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी एक जीवा भी होता है? हाँ देखो मैंने भी आपको बताया था ऐसे, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा ही वृत्त का सबसे बड़ा जाने वाली जीवा ही व्यास कहलाती है, और इस व्यास को ही हम वृत्त की सबसे बड़ी जीवा भी कहते हैं। तो हाँ, वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी एक जीवा भी होता है। क्या वृत्त की प्रत्येक जीवा उसका एक व्यास भी होती है? अब ये पूछ रहे हैं कि वृत्त की जो प्रत्येक जीवा है तो उसका व्यास भी होगी। अब देखो मैंने यहाँ एक वृत्त बनाया, तो अब क्या होगा? ये एक जीवा है, तो वृत्त की प्रत्येक जीवा उसका एक व्यास नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इधर देखो यहाँ ये कोई व्यास नहीं है, ये खाली एक जीवा है, पर लेकिन जो वृत्त का व्यास है वो उसकी जीवा हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोई वृत्त खींचिए और निम्न को अंकित कीजिए। उसका केंद्र, अब देखो वृत्त खींचा हमने, वृत्त का केंद्र क्या है इसमें? O, ये ले लिया। एक वृत्तखंड, वृत्तखंड बताना है हमें, तो वृत्तखंड अभी बताया था मैंने आपको, ये वाला जो पोर्शन है ये वृत्तखंड है। एक त्रिज्या, त्रिज्या हमने ली O ये लिया और एक पॉइंट ये लिया, तो OA क्या हो गई? वृत्त की त्रिज्या। उसके अभ्यंतर में एक बिंदु, अभ्यंतर में एक बिंदु मतलब यहां मैंने एक पॉइंट लिया, इसे मैंने P नाम दिया, ये हो गया अभ्यंतर में एक बिंदु। फिर क्या है? एक व्यास, एक व्यास बताना है, तो देखो व्यास क्या है? जैसे मैंने यहां से एक लाइन ली, ये लाइन ऐसे जा रही है, तो ये नाम दिया मैंने इसे B, इसे दिया C, तो BC क्या हो गया? वृत्त का व्यास। अब पूछा है बहिर्भाग में एक बिंदु, तो मैंने एक बाहर एक बिंदु ले लिया, इसे नाम दिया Q, तो ये हो गया बहिर्भाग में एक बिंदु। फिर क्या है? एक त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड क्या होता है? जो 2 त्रिज्याओं से मिलकर बना होता है, तो OA और एक त्रिज्या और ले ली मैंने यहाँ, तो जैसे ये जो है ये एक त्रिज्याखंड है OAC। फिर क्या है? एक चाप, तो चाप तो यही होती है, ये एक चाप EF। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। सत्य असत्य बताइए। वृत्त के 2 व्यास अवश्य ही प्रतिच्छेद करेंगे। देखो मैं एक वृत्त बनाती हूँ, ये इसका सेंटर पॉइंट है, 2 व्यास, यहाँ से एक व्यास लिया, एक व्यास में यहाँ से ले लेती हूँ, तो क्या ये प्रतिच्छेद करेंगे? हाँ, ये हमेशा प्रतिच्छेद करेंगे। क्यों? क्योंकि जो वृत्त के दोनों व्यास हैं इनका ये हमेशा सेंटर पॉइंट से होकर गुजरेंगे, तो जो सेंटर पॉइंट है उस पॉइंट पे ये हमेशा ही प्रतिच्छेद करेंगे, तो इसलिए वृत्त के 2 व्यास हमेशा ही प्रतिच्छेद करेंगे, ये बात सत्य है। वृत्त का केंद्र सदैव उसके अभ्यंतर में स्थित है। वृत्त का केंद्र, ये देखो ये हमेशा अंदर ही स्थित होगा, बाहर तो हो नहीं सकता वृत्त का केंद्र, क्योंकि इसी केंद्र की सहायता से हम वृत्त को खींचते हैं, तो इसलिए वृत्त का केंद्र हमेशा वृत्त के अंदर ही स्थित होगा, तो ये बात भी सत्य है। तो आज आपको ये समझ आया। अब हम कल चलेंगे कुछ नया सीखने के लिए। ओके, थैंक यू।